Welcome to 11th Education MBA. So in this video, we are going to cover the functional administrative approach by Henry Fayol. We have already covered the scientific management theory, which was given by Fayol. So in this theory, we are going to cover administrative approach. So firstly, हमें ये पता होना चाहिए कि हेनरी फेयोल है कौन. He was born in 1841 and get the degree of mining engineering in 1860. He published General and Industrial Administration in French in 1916 and translated in English in 1914. ये थोड़ा सा इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं कि फयोल है कौन. अब इनके अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच किसी भी मैनेजमेंट में होता है वो क्या होता है. अकॉर्डिंग टू हिम जितनी भी सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको उन्होंने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया. 6 ग्रुप्स कौन कौन से थे. सबसे पहला था टेक्निकल. टेक्निकल में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं. प्रोडक्शन आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, अडेप्टेशन आता है कि क्या चीज़ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, कैसे उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कैसे उसको अडेप्ट कर रहे हैं. सेकेंड है कॉमर्शियल. कॉमर्शियल का मतलब होता है यहाँ पे बाइंग सेलिंग एक्सचेंज वाला प्रोसेस. मतलब जो मैनेजमेंट में कितने तरह की एक्टिविटीज़ होती है उनको उन्होंने 6 ग्रुप में डिवाइड किया था. तो सेकंड कॉमर्शियल में डिवाइड किया जिसमें उन्होंने बोला जिसमें बाइंग सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ दैट प्रोडक्ट्स होते हैं. थर्ड आता है फाइनेंशियल. फाइनेंशियल का मतलब होता है जहाँ पे हम जो भी हमारा रिसोर्स है, जो भी कैपिटल रिसोर्स है उसका हम कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना उसको ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में बताता है. फोर्थ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन्स. मतलब उस पर्सन की प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना, उस पर्सन का प्रोटेक्शन करना जो भी मैनेजमेंट में है, ऑर्गेनाइजेशन में है उसका. फिफ्थ है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग मतलब क्या होता है. एक प्रॉपर बैलेंस शीट होती है, कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स होता है. और जो हमारा लास्ट है वो क्या है. मैनेजरियल. मैनेजरियल मतलब जहाँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. तो ये जो 6 ग्रुप्स हैं टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल, इन 6 ग्रुप्स को उन्होंने डिटेल में बताया था कि कैसे एक प्रॉपर इंडस्ट्री में, प्रॉपर कंपनी या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. प्रॉपर टेक्निकल चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल होना चाहिए. नाउ हेयर आर सम फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच. तो सबसे पहले हम फीचर्स पढ़ लेते हैं. सबसे पहला है फॉर्मलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. फॉर्मलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या बताता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी कह सकते हैं या हायरार्की कह सकते हैं. मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल तक जाना. ठीक है. तो ये एक रैंक हो गई. जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक टॉप मैनेजमेंट क्या होता है. बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो वो क्या है. सुप्रीम अथॉरिटी है कंपनी की. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन आएगा हमारा. सीईओ. सीईओ कौन है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी. वो क्या करेगा. वो कुछ गाइडलाइंस होंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो वो ऑपरेट करेगा और अपने अंडर लोगों को देगा. उसके अंडर कौन आता है. वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट वो डायरेक्शंस को रिसीव करेगा फ्रॉम द सीईओ एंड देन वो क्या करेगा. पास ऑन करेगा टू द मिडिल लेवल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. और मिडिल लेवल वाला जो ऑर्गेनाइजेशन का हमारा मैनेजर होगा उसका डेली कांटेक्ट किससे रहता है. विद द सुपरवाइजर. इस तरह एक प्रॉपर फॉर्मलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. सेकेंड है डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि एक प्रॉपर वर्क है जो कि डिवाइड कर दिया जाता है लोगों में. जैसे कि मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है. तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग टास्क है सो दैट टू अचीव दैट गोल. तो मार्केटिंग का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है और फाइनेंस का अलग है. जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगा. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है. जो वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए उसको मार्केट में लाना है, कितने में लाना है, कैसे लाना है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा. और जो लास्ट डिपार्टमेंट है फाइनेंस, वो देखेगा उससे उसको कितना कलेक्शन मिल रहा है, कितना फाइनेंशियल अब वो सही है. तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सिर्फ मनी को कैसे मैनेज करना है, कैसे रखना है वो देखेगा. इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम डिवाइड हो जाता है. इसको डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं. फिर थर्ड है डेलीगेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी.
पावर और अथॉरिटी जो होती है मैनेजर की वो इक्विवेलेंट होती है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉपर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको पॉलिसीज निकालनी है, जो पॉलिसी डिसीजन वो ले रहा है वो सही लेना चाहिए। सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दी उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, वो जब अपने वाइस प्रेसिडेंट को डायरेक्ट करेगा। वाइस प्रेसिडेंट किसको डायरेक्ट करेगा, अपने मिडिल लेवल को, कि जो पॉलिसी निकाले उसको कैसे हमें काम करना है। और जो मिडिल लेवल, फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मिडिल लेवल को देगा ये काम, और मिडिल लेवल उसको परफॉर्म करेगा। तो इस तरह एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द अथॉरिटी एज वेल एज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बीच में। तो दीज आर द थ्री फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। फर्स्ट इज द फॉर्मलाइज्ड administrative structure, second division of labor, third delegation of power and authority. Now here are the 14 principles of management by Henry Fayol. तो 14 principles दिए गए थे by Henry Fayol जिसको हमें पढ़ना है। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि जो भी आपको काम दिया गया है उसको प्रॉपरली डिवाइड कर देना ग्रुप्स में, कि आप मार्केटिंग का काम करेंगे, आप प्रोडक्शन का काम करेंगे, आप फाइनेंस का काम करेंगे। तो इस तरह प्रॉपरली वर्क डिवाइड कर देना। जैसे अभी हमने ऊपर डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा था, सेम उसी तरह डिवीजन ऑफ वर्क होता है। सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि अथॉरिटी एक लीगल पावर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो जो सुपीरियर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है सबॉर्डिनेट्स को, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना, प्लान करना फॉर द रिसोर्सेज, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना सबॉर्डिनेट्स को, उनके बिहेवियरल को, पैटर्न को कंट्रोल करना। ये सारा काम क्या होता है, एक अथॉरिटी का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ये एक आउटकम होता है अथॉरिटी का। मतलब अथॉरिटी ने जो काम दिया है, आप उस काम को प्रॉपरली कर रहे हो, आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि वो काम को आप फॉलो कर रहे हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, ये एक हम कह सकते हैं हर एक इंडिविजुअल में होना चाहिए टुवर्ड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं। क्योंकि एक स्मूथ बिजनेस या एक स्मूथ फंक्शन ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ये हर एक इंडिविजुअल में होना चाहिए, सो दैट कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली चले। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, रूल्स क्लियरली फॉलो नहीं किए जाएंगे, इनडिसिप्लिन होगा, तो बहुत सारी पेनल्टीज लगना और स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, अकॉर्डिंग टू फेयल इसका मतलब ये होता है कि एक सबॉर्डिनेट जो होता है एक सुपीरियर के अंडर में होता है। तो सबॉर्डिनेट्स सुपीरियर के अंडर में होते हैं, राइट। तो एक सुपीरियर ने एक ऑर्डर दिया टू देयर सबॉर्डिनेट्स और उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया। तो इसमें क्या होगा कि एक ही सुपीरियर है और उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को काम करने को कहा है, तो वो लोग जो भी काम करेंगे एट द एंड उसकी रिपोर्ट वो उसी सुपीरियर को देगा। तो एक सुपीरियर के अंडर लोग काम करते हैं। अगर दो तीन सुपीरियर होंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि कैसे काम करना है, आइडियाज़ डिफरेंट होंगे। तो बेटर है कि एक सुपीरियर हो जो कि कमांड करे, और उस बेसिस पे जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनको जाके अपना जो भी उन्होंने काम किया उसको बताएं। तो एक यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन और डायरेक्ट करना उसके एफर्ट्स को, वो बहुत ही मेन होता है। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हम कह सकते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, और उसके एफर्ट्स पे फोकस करना। तो हर एक ग्रुप एक्टिविटी जो भी प्लान कर रही है वो सुपरवाइज होता है एक हेड से। तो ये एक क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। सिक्स्थ है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम एक पर्टिकुलर इंसान इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखेंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ेगा। हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ सकता है, तो हमें एक म्यूचुअली इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, ना कि इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे, हम वो देखते हैं कि किससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट आएगा। अब नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन ऑफ या टू एम्प्लॉयज़।
तो हर जो एम्प्लॉय है एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको फेयर और रीजनेबल रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। मतलब जो वेज स्ट्रक्चर होता है एम्प्लॉय का वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, जो उसको जॉब असाइन की गई है। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग या एवरेज वेज जो फॉलो करना चाहिए किसी इन द इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हैं। तो ये एक बेसिक रोल प्ले करता है किसी भी काम में कि अगर हमें एम्प्लॉय है उसको हमें फेयर रेम्युनरेशन देना है, वेजेस देने हैं। 8 है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो टॉप मैनेजमेंट में होती है एंड दैट लीड टू द सेंट्रलाइजेशन। अगर अथॉरिटी वही चीज़ें डिसीजन जो ले रही है वो शेयर करती है टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कर रही है टॉप मैनेजमेंट में वो सेंट्रलाइज्ड होती है, और जो वो लीड करेगी टू द लोअर लेवल वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। तो फेयॉल ने सजेस्ट किया कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस एक सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी में, सो दैट कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से चले। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जो ऑर्डर है वो रिफ़र करता है कि जो अरेंजमेंट है पीपल के, थिंग्स के, वो राइट प्लेस पे होना चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक चीज़ प्रॉपरली चलनी चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी एट इट्स ओन प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन द सेम वे अगर हम कह सकते हैं कि जो सोशल ऑर्डर होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है, राइट प्लेस, राइट पर्सन, ये इन्वॉल्व करता है। तो एक प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन देम, बिटवीन whom, the organization and the orders that are demanded, knowledge of requirements। फिर आता है स्केलर। स्केलर चेन क्या होता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर होता है और सबॉर्डिनेट्स होता है। तो उनके बीच जो रैंकिंग है, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक है ना, यही हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक क्या कहलाती है? स्केलर चेन। तो सारे मैनेजर्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल। तो एवरी मैनेजर इज अ सुपीरियर टू अ मैनेजर ऑफ वर्किंग बिफोर हिम, बट ही इज़ अ सबॉर्डिनेट एट इट्स ओन प्लेस। मतलब एक मैनेजर है वो सुपीरियर है, उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं, बट जो वो मैनेजर है वो भी तो किसी के अंडर ही है। तो एक मैनेजर, एक सुपीरियर किसी के अंडर है, एक सुपीरियर के अंडर लोग हैं, तो वो सबॉर्डिनेट्स हुए। बट जो ये सुपीरियर है वो किसी और सुपीरियर के अंडर हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ये उसका सबॉर्डिनेट हुआ। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये एक हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, सी, डी, ई, एफ, जी, ओके। ये डी हेड है, इसके अंडर कौन आ रहा है? सी। इसके अंडर कौन आ रहा है? बी। इसके अंडर कौन आ रहा है? ए। सिमिलरली अगर ये डी है इसके अंदर ये लोग आ रहे हैं। तो बी जो है वो सुपरवाइजर तो है किसका? सुपीरियर तो है किसका? ए का। बट सी के अकॉर्डिंग तो वो उसका सबॉर्डिनेट हुआ ना। तो इस तरह काम चलता है। बट इसमें एक चीज़ क्या होती है स्केलर चेन में कि काम अगर ए को दिया गया है तो वो पहले बी को बताएगा, फिर सी को बताएगा, फिर डी तक जाएगा, फिर डी से वो काम ई तक आएगा, एफ तक आएगा, जी तक आएगा। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया है ना। अगर हमें इन्फॉर्मेशन को ए से डायरेक्ट जी तक पहुंचाना है तो हमें पहले ये पूरा प्रोसीजर, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन और इन सब में से ये डीमेरिट भी होता है, बट एक स्केलर चेन फॉलो होनी चाहिए। ये होती है स्केलर चेन। नाउ द नेक्स्ट इज द इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है कि इस प्रिंसिपल में कि जो हर एक पर्सन होता है वो सिमिलर पोजीशन पे है तो उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर वर्कर को अगर हम आइडेंटिकल जॉब्स पे देखते हैं तो उनको हम जो पे कर रहे हैं वो इक्वल करना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे ये नहीं होना चाहिए कि वो SC ST का है तो हमें उसे कम पैसे देने हैं, या वो जनरल का है तो हमें उसे ज़्यादा देने हैं। ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड है, 13th है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? किसी भी एम्प्लॉय में आगे पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए स्टेबिलिटी मैटर करती है। टाइम पीरियड जो है सर्विस का वो मैटर करता है, वो फिक्स्ड होना चाहिए। एम्प्लॉय को ये नहीं होना चाहिए कि जैसे एम्प्लॉय को अगर हमने अभी प्रमोशन दिया है तो हमने तुरंत उसको इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन शिफ्ट कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉय को थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो उस पोजीशन को मेंटेन कर सके, पहले उस पोजीशन में स्टेबल हो सके उस पोजीशन पे, तब उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र या प्रमोट करना चाहिए। फिर है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव ये बताता है कि जो भी
थिंग्स हम ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली लें। फेओल कहता था कि हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड होना चाहिए टू देयर वर्क और अपने खुद के कोर्स ऑफ एक्शंस को डेवलप करे। इट नीड्स व्हाट? इट नीड्स वन टू रिमेन इन अ सर्टेन लिमिट्स एंड बी डिसिप्लिन। एक लिमिट में रहना चाहिए और डिसिप्लिन वे में रहना चाहिए। लास्ट है एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स क्या होता है? ये इंकरेज करता है स्पिरिट। ठीक है, एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? टीम स्पिरिट को इंकरेज करना, ग्रुप हारमनी करना, ग्रुप में जो भी हमारा हारमनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखना और म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाना अमंग्स द टीम। तो ये होता है एस्पिरिट द कॉज। मतलब मैनेजर को टीम वर्क देना चाहिए सो दैट कि वो लोग कॉमन गोल अचीव कर सके कंपनी का। और इस तरह से ये क्या होता है, एक लेवल ऑफ ट्रस्ट गेन हो जाता है किसके बीच? बिटवीन द मेंबर्स एंड द बिलोंगिंग्स अमंग द टीम। जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, जो भी टीम के मेंबर्स हैं उनके बीच क्या हो जाता है, एक ट्रस्ट मेंटेन हो जाता है। दिस इज वॉट द फेओल थ्योरी इज ऑल अबाउट। सो फेओल थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है कि फेओल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती है। देन उनकी 6 बेसिक चीज़ें जो उन्होंने बताई, टेक्निकल कॉमर्शियल वाली। देन उसके 3 फीचर्स एंड दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स।